नमस्कार दोस्तों, 11 सितंबर 2001 को अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट संख्या 11 7:59 पे फ्लाइट 11 बोस्टन से लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया के लिए उड़ान भरती है। इस विमान में 76 पैसेंजर और 11 क्रू मेंबर और साथ ही 5 हाईजैकर भी सवार है। लोगों को कुछ पता नहीं कि इनके बीच ही 5 हाईजैकर बैठे हुए हैं। इसके ठीक 16 मिनट बाद यानी कि 8:15 पे यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट संख्या 175 ये भी बोस्टन से लॉस एंजिल्स के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में 51 पैसेंजर 9 क्रू मेंबर और इसमें भी सवार है 5 हाईजैकर। फर्स्ट फ्लाइट अमेरिकन एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी फ्लाइट 11 टेकअप के जस्ट 20 मिनट बाद 8:19 पे फ्लाइट अटेंडेंट मिट्टी एंड ओंग जो थी वे ग्राउंड कर्मी से कहती है कि कुछ लोग बिजनेस क्लास में घुस गए हैं। कॉकपिट कुछ भी आंसर नहीं दे रहा है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमें पता नहीं पर हमें लगता है कि शायद फ्लाइट हाईजैक करने की कोशिश करी जा रही है। What is your name? Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11. Okay. And the cockpit is not answering their phone. And there's somebody stabbed in business class, and we can't breathe in business class. Somebody's got mace or something. I don't know. I think we're getting hijacked. वास्तव में फ्लाइट 11 में जो 5 हाईजैकर होता है, इन हाईजैकर में एक हाईजैकर होता है मोहम्मद अता। मोहम्मद अता ट्रेंड है एज ए पायलट। मोहम्मद अता पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीनते हैं और ये प्लेन को मोड़ देते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस समय न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी जो 110 मंजिल थी। उस बिल्डिंग की 2 टावर थी। नॉर्थ टावर 1386 फीट ऊंची एंटीना के साथ 1730 फीट ऊंची और दक्षिण टावर 1362 फीट ऊंची थी जो उस समय न्यूयॉर्क की शान थी। फ्लाइट 11 जो कि हाईजैकर के कंट्रोल में था, पायलट और को पायलट से सारा कंट्रोल छीना जा चुका था हाईजैकर के द्वारा। और ये जो प्लेन था जिसका कंट्रोल था मोहम्मद अता के पास, ये 8:46 पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाके क्रैश करवा दिया जाता है इन हाईजैकर के द्वारा। इसमें सवार सभी पैसेंजर तुरंत मारे जाते हैं। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, जो उस समय में एक स्कूल जा रहे थे स्कूल विजिट के लिए। जॉर्ज बुश को बताया जाता है, जॉर्ज बुश को लगता है कि शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा, हो सकता है पायलट को हार्ट अटैक या फिर कुछ और हो गया होगा जिसके कारण ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाकर के क्रैश कर गया। Sir, it appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. फर्स्ट क्रैश के ठीक 17 मिनट बाद दूसरा फ्लाइट जो था यूनाइटेड एयरलाइंस का 175 उसे भी ठीक फ्लाइट 11 की तरह ही पायलट और को पायलट से कंट्रोल छीनकर इसे भी मोड़ दिया जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर और इसे भी ले जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर में क्रैश करवा दिया जाता है हाईजैकर के द्वारा। Big bang, and then we saw smoke coming out, and everybody started running out, and we saw the plane on the other side of the building, and there was smoke everywhere. People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows, I guess, because they're trying to save themselves. I don't know. Blew up a big explosion. People started running. It was just chaos everywhere. People jumping out. People just kept jumping and jumping and jumping. 9:05 पे राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो उस समय फ्लोरिडा के एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों के साथ रहते थे, वो चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार क्लास आते हैं और राष्ट्रपति के कान में कुछ कहते हैं। उन्हें बताया जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरा टावर में भी हमला किया जा चुका है। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, वे शांत रहते हैं और लेसन चलता रहता है। हालांकि आगे चल के काफी लोग इनके बारे में आवाज उठाता है कि राष्ट्रपति ने जल्द ही क्यों नहीं एक्शन लिया। बुश ने बाद में अपने इस प्रतिक्रिया के बारे में लिखा है कि मैंने तुरंत क्लासरूम से उठकर बाहर नहीं जाने का फैसला लिया क्योंकि मैं बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता था, मैं शांति की भावना दिखाना चाहता था। मैं इतने संकट में रहा हूँ कि मुझे पता है कि नेता को सबसे पहले जो करना चाहिए वो है शांति दिखाना। अगले 7 मिनट तक एक्सरसाइज चलती रहती है और बाद में बच्चे और टीचर के साथ फोटो लेते हैं। एक दूसरी फ्लाइट होती है अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77। ये वाशिंगटन डीसी से बाहर यूएस से लॉस एंजिल्स के लिए उड़ान भरती है 8:20 पे। इस विमान में 53 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर और इसमें भी सवार है 5 हाईजैकर। एक और फ्लाइट होती है यूनाइटेड फ्लाइट 8:42 पे यूनाइटेड फ्लाइट 93
नियमित यातायात के कारण देरी के बाद न्यू जर्सी से उड़ान भरती है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के लिए। इस विमान में 33 पैसेंजर, 7 क्रू मेंबर और इसमें सवार है 4 हाईजैकर। यानी अब तक 4 प्लेन को हाईजैक किया जा चुका है, जिनमें 2 प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश करवाया जा चुका है। बचे 2 हाईजैक प्लेन को मोड़ दिया जाता है वाशिंगटन डीसी की ओर। वाशिंगटन डीसी से कुछ ही दूरी पे स्थित है पेंटागन। दोस्तों, पेंटागन यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर था उस समय में, और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग का निर्माण सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय की गई थी। फ्लाइट 77 को भी पहले 2 प्लेन की तरह ही पायलट और को पायलट से कंट्रोल छीनकर 9:37 पे पेंटागन में क्रैश करवा दिया जाता है इन हाईजैकर के द्वारा। यानी 4 हाईजैक प्लेन में अब तक 3 प्लेन को क्रैश करवाया जा चुका है, 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, 1 पेंटागन में और 1 हाईजैक प्लेन अब भी हवा में है। 9:45 पे ऑपरेशन येलो रिबन लगाया जाता है। इस ऑपरेशन के तहत पूरे यूएस एयर स्पेस को शट डाउन करे जाते हैं। सभी सिविल एयरक्राफ्ट को अपने नियरेस्ट हवाई अड्डे पर उतरने का आदेश दिया जाता है, लेकिन अब भी एक एयरक्राफ्ट फ्लाइट 93 हवा में ही होता है। 9:59 पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर जो थी उसमें भयंकर आग लग जाती है। आग की वजह से जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर थी, मेटल रोड थी, वो पिघलने लग जाती है, जिसके वजह से पूरा बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। उधर एक फ्लाइट हवा में ही है, फ्लाइट 93। लोगों को लग रहा था कि हो न हो इस फ्लाइट को व्हाइट हाउस या फिर यूएस कैपिटल में क्रैश करवाया जा सकता है, क्योंकि फ्लाइट उसी ओर ले जाया जा रहा था। ये फ्लाइट जब हाईजैक हुआ तो हाईजैक के कुछ देर बाद ही कुछ पैसेंजर अपना फोन ऑन करते हैं। जब फोन ऑन किया तो घर वालों का फोन आने लगा, तो घर वालों ने बताया कि पूरा यूएस में चल क्या रहा है। FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अनुसार 37 फोन कॉल किए गए थे फ्लाइट 93 से। जब पैसेंजर को सारा कुछ मालूम होता है कि पूरा यूएस में आखिर चल क्या रहा है, तो इनके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला तो ये चुपचाप बैठे रहे और देखे कि किस तरह हाईजैकर इनके प्लेन को भी किसी बिल्डिंग में क्रैश कर देते हैं, या फिर सभी मिलकर फाइट करें हाईजैकर के खिलाफ। तो यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 में बैठे सभी पैसेंजर ने दूसरा ऑप्शन पिकअप किया। तो ये सभी पैसेंजर मिलकर हाईजैकर के खिलाफ फाइट बैक करना शुरू कर देते हैं। आगे प्लेन में और कॉकपिट में हुआ क्या, इनके बारे में एक्चुअली किसी को पता नहीं, लेकिन प्लेन में जो शोरगुल हो रहा था उनका ऑडियो आज भी सुन सकते हैं। ये ऑडियो काफी दिल दहला देने वाली ऑडियो है। इस ऑडियो से अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या मनोदशा रही होगी पैसेंजर का उस समय में, लेकिन आगे जो इस प्लेन के साथ हुआ वो भी काफी दर्दनाक है। 10:02 पे फ्लाइट 93 पेनसिल्वेनिया में एक खाली मैदान में क्रैश हो जाता है। इसमें सवार सारे पैसेंजर मारे जाते हैं। यहाँ तो एक बात पक्की है, भले ही इन पैसेंजर में सारे पैसेंजर मारे गए, लेकिन फ्लाइट 93 में सवार पैसेंजर की वजह से कई अन्य लोगों की जान बची। 10:18 पे प्रेसिडेंट बुश ने सभी नॉन ग्राउंड प्लेन को मार गिराने का आदेश दिया। 10:28 पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। अब तक का घटना में अलग अलग जगहों से मिलाकर लगभग 3000 लोग मारे जाते हैं और 6000 से ज्यादा लोग घायल हैं। आखिर इस हमले के पीछे है कौन, और यदि कोई करवाया भी तो आखिर करवाया क्यों? इस हमले के पीछे अनुमान लगाया जाता है कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा का हाथ है, लेकिन 9/11 हमला के कुछ दिन बाद ही ओसामा बिन लादेन डिक्लेयर कर देता है कि इस हमले के पीछे हम नहीं थे। लेकिन इस हमले के 3 साल बाद 2004 में ओसामा बिन लादेन एक पब्लिक टेप रिपोर्ट जारी करते हैं और 9/11 हमला का सारा रिस्पॉन्स अपने ऊपर लेता है। लादेन अपने तरफ से कहता है कि इन हमला को करने के पीछे अल-कायदा के कई कारण थे। यूएस जो इजराइल को सपोर्ट करने लग रहा था, चेचनिया में जो हो रहा था मुस्लिम के खिलाफ, और इसमें रसिया को सपोर्ट कर रहा था जो यूएस। यानी कुल मिलाकर ओसामा बिन लादेन कहते हैं कि मुसलमान के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था और इसमें जो अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, बेसिकली हम अमेरिका को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए हमने ये सब किया। ओसामा बिन लादेन ने हमला करने के पीछे पहला कारण ये बताया था कि यूएस बहुत इंटरफेयर करता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, लेकिन 9/11 हमला के बाद ये चीज़ें और भी ज़्यादा देखने को मिलती है। 9/11 के बाद यूएस अफगानिस्तान जाता है इन्हीं टेररिस्ट को निकालने के लिए। ऐसे तो ओसामा बिन लादेन 9/11 हमला के पीछे कारण दिया था कि मुस्लिम पर जो अत्याचार हो रहा था इसलिए हमने ये सब किया, लेकिन 9/11 हमला के बाद
मुस्लिम पर अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ने लग गया। और हिस्ट्री चैनल की डॉक्यूमेंट्री रोड टू 9/11 के मुताबिक ओसामा ने निजी वजहों से भी अमेरिका पर हमला किया। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक 90 के दशक में ओसामा सूडान में आराम की जिंदगी गुजार रहा था। इसी बीच अमेरिकी सरकार ने ओसामा को बाहर निकालने का दबाव वहां की सरकार पे बनाया और ओसामा को सूडान छोड़ना पड़ा। लादेन के पास रहने के लिए कुछ खास विकल्प नहीं था, तो ये अफगानिस्तान में रहने लगा था। और उस समय अफगानिस्तान करीब दशक से सोवियत संघ से जंग का सामना कर रहा था। इससे ओसामा के परिवार को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ बिजली जैसे बुनियादी चीजों की भी काफी कमी थी, जिससे इसके दूसरी वाइफ जो थी खदीजा शरीफ, वे ओसामा को तलाक देकर अपने बेटे के साथ सऊदी अरेबिया चले गए थे। ओसामा अपने परिवार टूटने के लिए अमेरिका को जिम्मेवार मानता था, क्योंकि अमेरिका के ही दबाव से उसे सूडान छोड़ना पड़ा था। लॉरेंस राइट की किताब लूमिंग टावर में भी इस बात की चर्चा की गई है। 11 सितंबर के इस हमले के एक महीने के भीतर ही तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अलकायदा और ओसामा को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पे हमला किया। करीब 10 साल बाद 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में अमेरिकी सैनिक ने एटाबाबाद में मारा। इस हमले के कथित रणनीतिकार खालिद शेख मोहम्मद को पाकिस्तान से 2002 में लाया गया। तब से उन्हें अमेरिका के ग्वांतनामो बे जेल में रखा गया। इस हमले का प्रभाव पूरा विश्व पर देखा गया। अमेरिका में एयरपोर्ट और प्लेन में जांच करने के लिए स्पेशल स्क्वाड ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरा वीडियो को देखा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।